और आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में संभालेंगे पदभार, तीसरी बार पदभार संभालने के लिए अब तैयारी पीएम मोदी की। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जैसे ही पीएमओ पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, तो तीसरा कार्यकाल मोदी 3.0, मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो चुका है। आज बड़ी बैठक भी होने जा रही है मोदी कैबिनेट की शाम 5 बजे, लेकिन उससे पहले पीएमओ पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में पदभार संभालेंगे। नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां, देश का विकास अहम मुद्दा, जिसके लिए आगामी 100 दिन का अब आगे रोड मैप तैयार होना है। बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए पीएम मोदी अब आगे बढ़ चुके हैं। आज बड़ी कैबिनेट की बैठक, सबसे अहम मंत्रालयों की आज जो बैठक होनी है वो शाम 5 बजे होनी है, लेकिन इससे पहले ये जानकारी दे देते हैं आपको। पीएमओ पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। कल शपथ ग्रहण के बाद आज एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं मोदी कैबिनेट के मंत्री, क्योंकि शाम को अहम बैठक होगी। ड्रीम कैबिनेट में आपने देखा कई नई चेहरों की एंट्री हुई है, बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी जानी है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, कारवां आप देख सकते हैं पीएमओ पहुंचने का नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी, इस पर और जानकारी देंगे। पीएमओ पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर में पदभार संभालना है। 5 साल का जो देश की जनता ने नतीजे दिए अपने, और उसमें 5 साल की एक बड़ी जिम्मेदारी अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आई है, उसी पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहली तस्वीर शपथ ग्रहण के बाद जो आज आई है पीएमओ पहुंचने की नरेंद्र मोदी की, इस पर और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप गुप्ता, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पीएमओ पहुंच चुके हैं, आज पदभार संभालना है नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं, वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी जब अपने मंत्रियों के साथ चाय पे चर्चा के लिए वो बैठे थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था सभी मंत्रियों से कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद और पोर्टफोलियो डिसाइड होने के बाद आप तत्काल काम पर लग जाएं, क्योंकि जिस तरह का जनादेश मिला है आपको जनता के हित में काम करने हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो 100 दिन का एजेंडा सेट किया है उस पर भी काम करने के लिए सभी मंत्रियों को हिदायत दी थी। तो ऐसे में आप पदभार ग्रहण कर लेंगे। और आपको बता दूं कि आज देर शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट बैठक होगा जब सारे कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। और जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट पर सबकी नजर होगी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्या सबसे पहला फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है। कैबिनेट में देखिए फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अभी इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। देखिए, आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पोर्टफोलियो का वितरण हो जाता है, पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं है कि कौन जो मंत्री हैं उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। उस पर भी सबकी अभी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो किसको क्या मिलता है, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कौन सा मंत्रालय संभालने के लिए मिलता है, अनूप गुप्ता, ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन इससे अलग ये भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा तो मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में यह भी देखा जाना है कि अब बीजेपी की कमान कौन संभालता है बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। अनूप गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। अमित शाह के घर पहुंचे हैं सीएम योगी। नतीजों के बाद पहली मुलाकात अमित शाह के साथ होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह के आवास पर पहुंचकर आज मुलाकात का कार्यक्रम, जिस पर आपको हमने अपडेट दी थी कि न सिर्फ अमित शाह बल्कि आज राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। साथ ही जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हो सकती है और नितिन गडकरी के साथ भी आज मुलाकात का कार्यक्रम बताया गया है। नतीजों के बाद मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। आज शाम को 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है, अब देखिए ये जरूरी हो जाएगा किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अमित शाह के आवास पर मुलाकात के लिए। और आइए एक बार फिर से पहाड़ की खबरों का रुख करेंगे और आपको बताएंगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से लगातार
तीसरी बार सांसद बने अजय टम्टा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। अजय टम्टा उत्तराखंड के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही अजय टम्टा ने 2 बार केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सामान्य परिवार से आने वाले अजय टम्टा लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। टम्टा पहली बार 2009 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े थे। ये चुनाव भले ही टम्टा हार गए हो, लेकिन इसके बाद हुए आम चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। पहला लोकसभा का चुनाव अजय टम्टा ने 95,000 से जीता था, लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने जीत के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। 2019 के चुनावों में जहां अजय टम्टा ने 2,35,000 के अंतर से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मात दी थी, वहीं इस बार भी उनका जीत का आंकड़ा 2,34,000 पार कर गया है। उत्तराखंड की इकलौती रिजर्व सीट से जीते अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह देकर राज्य को भी केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार में भी रहने का मुझे योगदान पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है। और जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो ऑल वेदर के हैं, भारतमाला के हैं, रेल नेटवर्क के हैं, एयर कनेक्टिविटी के हैं, रोड के चौड़ाकरण के हैं, तो उनको और तेज गति देने में जिस प्रकार से हमारे काम चल ही रहे हैं, उनको और तेज गति से हम करेंगे और शक्ति लगा के काम करेंगे। अच्छे से मॉनिटरिंग करके उनको समय से पूरा कर देंगे, जो भी योगदान मिलेगा पूरा करेंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में अजय टम्टा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अजय टम्टा ने 2016 से 19 तक कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। आइए एक नजर डालते हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के राजनीतिक सफर पर। अजय टम्टा का बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ। साल 1996 में अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा जिला पंचायत के सदस्य बने। इसी दौरान उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर भी जीत दर्ज की। साल 1997 से 2000 तक टम्टा अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय सोमेश्वर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2007 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सोमेश्वर सीट से विधायक रहे। विधायक बनने के बाद 3 साल तक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी रहे। विधायक रहने के दौरान ही टम्टा को 2009 में बीजेपी ने लोकसभा सीट का टिकट भी दिया। 2014 में अजय टम्टा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। इसी दौरान 2016 से 19 तक उन्हें केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी बनाया गया। अजय टम्टा के एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बनने से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। माननीय अजय टम्टा जी पहले ही मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र हो या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और निस्संदेह हमारे उत्तराखंड राज्य का, इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का जो आवश्यकताएं यहाँ की हैं, उनकी निश्चित रूप से वो पूर्ति होगी, बहुत अच्छा विकास होगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से अजय टम्टा इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें 2 बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। टम्टा से पहले इस लोकसभा सीट से सिर्फ बची सिंह रावत ही केंद्र में मंत्री बने थे। एससी वर्ग के अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड में जातीय समीकरणों को भी साधा है। राजपूत समुदाय से पहले ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, जबकि ब्राह्मण समुदाय के महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं अब अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर एससी वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो केंद्र में मोदी सरकार का गठन होते उत्तराखंड में धामी सरकार भी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। चुनाव के भागदौड़ के दौरान आचार संहिता के कारण जो काम रुके हुए थे, एक बार फिर से उन पर तेजी से काम होना शुरू हो चुका है। उन कामों को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता में गुजरे 3 महीनों के बाद अब एक बार फिर सरकार एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पहला फोकस विकास कार्यों पर है, जिनको सरकार तय समय में धरातल पर उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका पूरा रोड मैप बना लिया है। मुख्यमंत्री ने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों में से अगले 2 साल में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना बाकी है, उनकी पूरी लिस्ट तलब की है। सीएम धामी अब एक विभाग की समीक्षा करेंगे, योजनाओं, उनकी प्रगति और आगामी लक्ष्यों की डिटेल्ड जानकारी लेंगे।
मुख्यमंत्री जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। शुरुआत हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू भी मुख्यमंत्री के टारगेट पर हैं। राज्य में संचालित टनल, रेल परियोजना, निर्माणाधीन और प्रस्तावित रोपवे, एक्सप्रेसवे, चार धाम रोड पर भी फोकस रहेगा। देहरादून की यातायात व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के निशाने पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं। चार धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, जागेश्वर धाम यात्रा, शारदा हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी टारगेट पर रहेगा। ये तो रहा विकास कार्यों को लेकर सरकार का प्लान। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी तय है। सबसे पहले कई अफसरों पर गाज गिरेगी। अफसरों की सूची बाकायदा तैयार हो चुकी है। एक झटके में सचिवालय से लेकर जिलों तक के कई अफसर इधर से उधर किए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लैंसडाउन में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। विधायक का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल खुद की श्रीनगर विधानसभा से नहीं जीत पाए हैं, तो बाकी विधानसभाओं में जीतने की क्या उम्मीद लगाए बैठे थे वो। दिलीप रावत ने यह भी कहा है कि जनता ने कांग्रेस को फिर से नकार दिया है। गढ़वाल की बात करता हूं तो जो हमारे माननीय गोदियाल जी थे वो अपनी विधानसभा से भी नहीं जीत पाए, तो मैं समझता नहीं हूं कि किस आधार पे कांग्रेस अपने को आगे बढ़ती हुई बता रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी एक बार फिर से कहर बनकर टूट रही है। 13 जून तक मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। आपको जानकारी दे देते हैं कि इसके साथ ही तापमान 40 डिग्री के पार जाने की पूरी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जता दी है। चारधाम यात्रा से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1 जून को, माफ कीजिए, 1 महीना पूरा हो चुका है आज, यानी कि 10 मई को चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था और आज 10 जून को पूरा 1 महीना हो चुका है। और इस बीच आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि रिकॉर्ड चारधाम यात्रा में भक्तों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन करके लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा भक्त जो पहुंचे हैं वो केदारनाथ में पहुंचे हैं, जहां 7,66,000 यात्री दर्शन करके लौटे हैं। बद्रीनाथ में 4,88,000 यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री में 3,56,000 भक्तों ने दर्शन किए और यमुनोत्री में 5,000 भक्तों ने दर्शन किए। तो केदारनाथ यात्रा में लगी हेली कंपनियों को लेकर अब जिला प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है। खासकर हेली कंपनियां नियम के अनुसार उड़ान भरे, इस पर सबकी नजर है। इसको लेकर अलग से ही एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, जो इस कंपनियों पर, इस काम पर पैनी नजर रखने जा रहा है। अक्सर आपने देखा है कि स्थानीय लोगों की शिकायत रहती है कि हेली कंपनियां मनमाने तरीके से उड़ान भरती हैं, नियमों का पालन नहीं करती हैं, नियमों का पालन की अनदेखी करती है। अब इसको लेकर ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है हेली कंपनियों पर नजर बनाए रखने की। उधर कैंची धाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। रोजाना यहां पर लंबा जाम पर्यटकों को परेशान कर रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 15 जून को स्थापना दिवस है कैंची धाम का। अब ऐसे में यहां पर भीड़ ज्यादा आती है। लंबा जाम आप जहां तक नजर डालेंगे आपको नजर आएगा। कैंची धाम में स्थापना दिवस के दिन मेला लगता है। इस मेले के आयोजन में दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंची धाम को मेले के दिन 0 जोन बनाया जाना है, इस पर जानकारी आपको दे रहे हैं। भवाली और सैनिटोरियम चौराहे से श्रद्धालुओं को शटल सेवा से ही कैंची धाम भेजा जाएगा। जो बदलाव किए गए हैं वो ध्यान से आप जान लीजिए। 11 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में ट्रैफिक को वाया रामगढ़ भेजने के लिए प्रशासन ने रूट तैयार किया है। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। ऐसे में हर कोई आके दर्शन करके लौटे और यातायात व्यवस्था ना चरमराए, इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और उसमें जो हमारे स्तर से ड्यूटी लगनी है, हमारे द्वारा ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ड्यूटी चार्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा।
और कैंची धाम में भी व्यवस्था नहीं होने दी है किसी प्रकार की। 15 जून को जो बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है उसको बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बरसाती सीजन में चमोली और उत्तरकाशी हाईवे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस की उस रिपोर्ट से जिसे पुलिस ने शासन को भेजा और इस पर कार्रवाई तेज करने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है और अभी तक करीब 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। लेकिन बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे यात्रा कहीं न कहीं प्रभावित होती है। पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं, जो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कहां-कहां है डेंजर जोन? चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग में है सबसे ज्यादा। पागल नाला, हेलंग, लामबगड़, बैनापुली, कमेड़ा, उमा महेश्वर आश्रम, मैथाना है डेंजर जोन। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर स्याड़ा चट्टी, डाबरकोट, ओझरी, गगनानी, पालीगा, डबरानी, बंदरकोट। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर सीरोबगड़, डोली देवी, नालाशेत, सेमी। चमोली जनपद में एक बार फिर से मानसून के दौरान गौचर के पास कमेड़ा और चमोली के पास पागल नाला तथा बद्रीनाथ के निकट लामबगड़ स्लाइड एक बार फिर से बरसात के दौरान मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप देखिए अभी भी यात्रा किस तरीके से चरम पर चल रही है, लेकिन इस बार जो लैंडस्लाइड वाले जो जोन है उसमें कुछ पुराने भी हैं तो कुछ नए जोन भी विकसित हुए हैं। अगर बरसात रहते यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई तो घंटों तक एक बार फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून सीजन से पहले पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी है और इन इलाकों में जल्द सुधार की मांग की है। साथ ही जेसीबी को भी रखने की मांग की है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कतें आने से तुरंत मलबा हटाया जा सके। लैंडस्लाइड जोन भी एक आपदाई है। पिछले दिनों एनडीएमए की ओर से एक एक्सरसाइज भी हुआ था, जिसमें इन सब लैंडस्लाइड का भी एक एक्सरसाइज दिया गया था। यहाँ पर जेसीबी मशीन इत्यादि तैनात करने की बात हुई और जैसे बरसात सीजन होगा तुरंत इसमें तैनात हो जाएंगे और उसके नंबर इत्यादि सब जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ताकि जेसीबी ऑपरेटर को जहाँ भी लैंडस्लाइड आ जाए तो तत्काल बुला ले। और यातायात क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है तो पुलिस कर्मचारी भी साथ ही मौजूद रहेंगे और यातायात को व्यवस्थित करेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग को पूरी तरह से चौड़ा किया गया है, लेकिन अभी भी इस मार्ग पर कई स्पॉट्स हैं जो हल्की बरसात में भी नासूर बनकर टूटते हैं, जिन पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी दिक्कत से दो चार होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।